Hey guys, this is AP. I welcome you all once again on my YouTube channel AP Sir English. Friends, we are going to discuss another paper of Allahabad High Court ARO, that is Assistant Review Officer, Sahak Samiksha Adhikari. The paper was held in 2019. One thing I would like to say that we have already discussed RO 2020 and this is ARO 2019, Assistant Review Officer 2019. पेपर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस पेपर से। और जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, एडजस्ट करिएगा, कोल्ड हो रखा है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 151, यानी ये जो सीरीज़ है बी सीरीज़ का पेपर है किसी का, और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 151 से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं 151 नंबर, यानी 151 नंबर का क्वेश्चन है और हमसे एक मान कर करेंगे। चलिए एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सटीट्यूट द फ्रेज इन बोल्ड इटैलिक विथ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो बोल्ड इटैलिक वर्ड में जो दे रखा है वो सेंटेंस या स्टेटमेंट या फ्रेज, उसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या कहेंगे, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा ऑप्शन की मदद से। तो कह रहा सेंटेंस, यूजुअली नो वन गिव्स अ जॉब। अक्सर कोई जॉब नहीं देता है, किसको नहीं देता है, टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, जो कानून से भाग जाता है। यानी एक ऐसे इंसान को लोग जनरली जॉब नहीं देते हैं जो कानून से या अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, उसे बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? तो जो कानून से भाग जाए या फिर किसी से बच के निकल जाए उसे बोलते हैं भगोड़ा। भगोड़ा यानी फ्यूजिटिव, अ फ्यूजिटिव। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, फ्यूजिटिव। व्हाट डू मीन बाय फ्यूजिटिव? फ्यूजिटिव मीन्स होता है भगोड़ा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लॉ से या फिर बेसिकली पनिशमेंट से भाग जाए, है ना, उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय परसिस्टेंट? परसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतरता। आप किसी चीज़ की निरंतरता बनाए रखते हैं, परिस्थितियाँ कैसे भी हों उसके बावजूद भी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों इसके बावजूद भी आप किसी चीज़ में अगर निरंतरता बनाए रखते हैं, जैसे पढ़ाई में अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आपके अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, तो उसे बोलते हैं परसिस्टेंट होना, बहुत ही दृढ़ होना। उस चीज़ को बोलेंगे। जैसे बोलूँ ना इंग्लिश में, कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन डिटरमाइंड वे, उसे बोलेंगे हम। अगला एक वर्ड दे रखा है जुवेनाइल। जुवेनाइल वर्ड आपने सुना होगा। जुवेनाइल, अच्छा बता देता हूँ, जुवेनाइल जो है एक वर्ड है, ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है अपने आप में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो वर्ड बताइए जो नाउन और वर्ब भी बन रहे हों या नाउन बन रहे हों, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो रिप्रेजेंट करना, वो एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, जुवेनाइल जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अभी एडल्ट नहीं है, मतलब युवा नहीं है। फॉर अ यंग पर्सन हु इज़ नॉट येट एन एडल्ट, उसे बोलेंगे जुवेनाइल। अगर जुवेनाइल एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा चाइल्डिश, इमैच्योर। या एक वर्ड याद आ गया, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। इन दो में डिफरेंस यही है कि चाइल्डिश जो है वो नेगेटिव वर्ड है, चाइल्ड लाइक वो पॉजिटिव वर्ड कहा जाता है। कहते नहीं कि उसके अंदर बच्चा है, बचपन है, उसके अंदर बच्चा है, बचपना है, यानी कि पॉजिटिव वे में। और चाइल्डिश नेगेटिव, इमेच्योर है, बड़ा बुढ़ा हो गया लेकिन फिर भी वो चाइल्डिश नेचर है, इमेच्योर है, उसे बोलेंगे। तो चाइल्डिश जो है नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, चाइल्ड लाइक पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इस जो सेंटेंस का, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फ्यूजिटिव होगा आपका। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152। 152 में क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द ईडियम। अच्छा, ईडियम को कंप्लीट करना है ब्लैंक के साथ में। दे हैड सक्सेसफुली हिडन द न्यूज़ ऑफ देयर वेंचर। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जो वेंचर की, जो कहीं पर गए थे, उसका जो न्यूज़ थी उसको सक्सेसफुली हिडन कर लिए थे फ्रॉम एवरीवन, हर किसी से। इट वॉज नाउ टाइम, यही एक समय आ गया था, टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग। अब ये ईडियम अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो कर पाएगा, नहीं तो पढ़ रखा होगा तो फिर ऑप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईडियम जो है वो अपनी उनकी फ्रेमिंग होती है और उनके अपने वर्ड्स होते हैं। तो क्या वर्ड होता है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसी चीज़ होती है कि किसी ऐसी चीज़ को आप रिवील कर देते हो जिसको रिवील नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसको सीक्रेट रखना चाहिए था।
रिवील्स समथिंग दैट शुड हैव बीन सेक्रेट, यू रिवील समथिंग दैट शुड हैव बीन सेक्रेट, यानी एक ऐसी चीज़ को आपने रिवील कर दिया जिसको सीक्रेट रखना चाहिए था। टू रिवील समथिंग दैट शुड हैव बीन सीक्रेट, उसे बोलेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जैसे ना बोलते हैं, अगर इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा, बिल्ली को बैग से बाहर आने दें, तो कहते हैं कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर आने देते हैं, उसे बोलते हैं। तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या हो जाएगा उसका, रिवील समथिंग दैट शुड हैव बीन सीक्रेट, या रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, कुछ भी बोल सकते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इससे रिलेटेड हमने बताया ना, हम लोग पेपर जो सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड या उससे रेलेवेंट जो भी वर्ड्स होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कैट से संबंधित मेरे पास कुछ ईडियम्स हैं और जो मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको बेसिकली बहुत ही जो चिरपरिचित ईडियम है कि इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एरर है इसमें, मैंने एक सेंटेंस दिया है आपको, इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पर जो वर्ड मैंने लाइक लगाया है गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ईडियम होता है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत भारी वर्षा होती है, उसका मतलब हो जाएगा बहुत तेज़ बारिश होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं बोलते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, अगर मैं सेंटेंस को फ्रेम करूँ कैसे, जैसे समझिएगा, कोशिश करिएगा। सिंस इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स आई डिड नॉट कम आउट ऑफ माई हाउस। इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए फिर से, अगर आप नोट कर रहे हो तो कहीं नोट करके फिर आप एरर फाइंड करने की कोशिश करिए। सिंस इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स कॉमा आई डिड नॉट कम आउट ऑफ माई हाउस। अब इसमें एरर क्या है, इस पार्ट में एरर ये है कि यहाँ पर जो लाइक वर्ड हमने लगा दिया है अननेसेसरी, सुपरफ्लस हो जाएगा, क्योंकि ईडियम है यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स, तो लाइक यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यही ईडियम यूज करके और यही वर्ड यूज करके एग्जामिनर कई बार एग्जाम में सेंटेंस दे चुका है, इसी टाइप से सेंटेंस दे चुका है, तो क्या यहाँ पर एरर हो जाएगी, सिंस इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होगा, सिंस इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर तो लाइक नहीं होगा, लेकिन एक और ईडियम इसी से मिलता जुलता आता है, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब ये कंप्लीट ईडियम है, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो अब ये इसमें लाइक आ जाएगा। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, मानी बहुत ही खराब तरीके से लड़ाई झगड़ना करना, जो बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो, बहुत ही उबाऊ हो, नीरस हो। तो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये तो ईडियम सही है। तो सेंटेंस में अगर फ्रेम करना चाहो तो कैसे कर लो, जैसे मैं कोई एग्जांपल दे दूँ, चुलबुल एंड चुलबुली फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। तो ये सेंटेंस फ्रेमिंग भी हो गई। ध्यान दीजिएगा ईडियम्स, और कुछ ईडियम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक ईडियम कभी कभी पूछा जाता है, कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है चुप्पी साधना। स्टे साइलेंट व्हेन एक्सपेक्टेड टू स्पीक, यानी जब आपसे उम्मीद की जाती थी, की जा रही हो कि आप बोलेंगे, तो अब उस टाइम आप साइलेंट हो गए, तो उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं, अरे देहात में बोलते हैं ना, गांव में लोग बोलते हैं कि क्या बिल्ली आपकी टांग मतलब जबान चाट गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो कैट गॉट योर टंग, चुप्पी साधना उसे बोलते हैं। सेंटेंस की फ्रेमिंग अगर इसमें करें तो आर यू डम, क्या तुम बहरे हो, और या फिर कैट गॉट योर टंग, चुप्पी साध लेना। एक और ईडियम आता है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ये तो बड़ा ही चिर परिचित है, फैमिलियर है, आप सभी को आता ही होगा, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होना किसी के बारे में आपको मुसीबत में डाल सकता है, यही मेन चीज़ इसकी है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हो गया, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स हो गया, कैट गॉट योर टंग हो गया, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट हो गया। एक और ईडियम इसका बड़ा बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, पुट या फिर सेट, पुट या सेट द कैट एमंग द पीजन, पीजन्स मीन्स कबूतर होता है। अब देखो इस सेंटेंस को मीनिंग लिटरल मीनिंग है, वही इम्प्लाइड मीनिंग वहाँ से निकल आएगी, पुट या फिर सेट द कैट एमंग द पीजन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अब कबूतरों के बीच अगर बिल्ली को बैठा दोगे या ला दोगे तो क्या हो जाएगा, हड़कम मच जाएगा, कहाँ पर, कबूतरों में, तो वही सेम मीनिंग यहाँ से आ जाएगी। पुट या फिर सेट द कैट एमंग द पीजन्स का मतलब हो जाएगा टू से और डू समथिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज ट्रबल। समझिएगा सेंटेंस को, फिर से वीडियो को रिवाइज करिएगा और उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक और ईडियम आता है कभी कभी भी, कैट नैप,
कैट नैप का मतलब होता है 40 विंग्स। 40 विंग्स मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट स्लीप। पता नहीं, बहुत ही 40 झपकियाँ ली उसने। 40 झपकियाँ का मतलब है वेरी शॉर्ट स्लीप, कैट नैप बोलते हैं उसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, तो इनको याद रखिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। देखिए, हम लोगों के लिए पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर के ऑप्शन हमें याद करना, हमें पेपर के ऑप्शन को याद नहीं करना है, हमें ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है, और उससे रेलेवेंट जो कोई वर्ड्स हैं जो कभी एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, वो हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। पेपर के सोल्यूशन या पेपर के आंसर तो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी चैनल से मिल जाएंगे, लेकिन इतना डिटेल में या उससे रिलेवेंट चीज़ें शायद कहीं मिल पाएँ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 153 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। अब देखो, ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके सेंटेंस को फ्रेमिंग करनी है और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ यू विश टू सर्वाइव हियर, अगर आप यहाँ पर जीवित रहना चाहते हो, मतलब सर्वाइव मतलब जीवन यापन करना चाहते हो। इफ़ यू विश टू सर्वाइव हियर सबॉर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या कह रही है? यू मस्ट प्रूव योर डैश, आपको प्रूव करना होगा। क्या प्रूव करना चाहिए? डैश। चलो देखते हैं। फिर लिखा यू ऑट डैश टू टच द फायर अनलेस यू वांट टू गेट बर्नड। यू ऑट, अब देखो यहाँ पर सेंटेंस में मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि अनलेस वाली क्लॉज दे रखी है, तो यहाँ पर अनलेस नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है ना, अनलेस कंडीशन के साथ कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात हमें नॉट आ जाएगा। तो हमें मीनिंग सेकंड वाले से पता चल गया, सेकंड स्टेटमेंट से, कि नॉट आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो नॉट सिर्फ और सिर्फ बी ही में है। हम बहुत ज़्यादा अगर दिमाग ना लगाएं, हमें नहीं पता है मेडल का मतलब क्या है, मेटल का मतलब क्या है, मेडल का मतलब क्या है, मेटल का मतलब क्या है, तभी हम सेकेंड सेंटेंस से अपनी मीनिंग या अपना आंसर दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो नॉट यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में जो दे रखा है मेडल, मेडल का मतलब क्या होता है आपको पता ना? मेडल ये वही मेडल है जो आपको मिलता है, पुरस्कार, पदक जिसे बोलते हो। नॉट जो KNOT नॉट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गांठ, और इसी से एक ईडियम बना है, बहुत ही बार एग्जामिनर पूछा गया है और इस पेपर में भी पूछा गया है, टाई द नॉट। टाई द नॉट इसका मतलब है गेट मैरिड, शादी के बंधन में बंधना, टाई द नॉट उसे बोलते हैं। तो KNOT नॉट का मतलब होता है गांठ, टाई द नॉट, गेट मैरिड हो जाएगा। बी ऑप्शन में METTLE मेटल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी होती है, अ पर्सनस एबिलिटी। तो मेटल यानी एक एबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा, यानी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ़ यू विश टू सर्वाइव हियर यू मस्ट प्रूव योर मेटल। तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा हो गया, मीनिंगफुल हो गया। दूसरा दे रखा है नॉट, यू ऑट नॉट टू। अब देखो, यू ऑट नॉट टू टच द फायर अनलेस यू वॉन्ट टू गेट बर्न। जब तक आप जलना नहीं चाहते हो तब तक आप किसी फायर को ना छुओ, यही कहना चाह रहा है। अगर आप जलना चाहते हो तो छुओ, तो ये तो कह रहा है सेंटेंस, तो नॉट हो जाएगा। सी ऑप्शन में जो दे रखा है MEDDLE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और ये फ्रेम आता है, फ्रेमिंग आती है इसकी कैसे? मेडल इन समबडीज मैटर। मेडल इन समबडीज मैटर, किसी के मैटर में दखलंदाजी देना, उसको क्या बोलेंगे? मेडल इन समबडीज मैटर। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट यही वही होता है जो जिसका डिजिट सम जीरो, मतलब डिजिट जीरो हो, उसे बोलते हैं नॉट। नॉट मीन्स नथिंग बेसिकली। अच्छा, डी ऑप्शन में जो मेटल दे रखा है METAL मेटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब धातु होती है, ये आपको सबको पता है, और नोट का मतलब आपको सबको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154। मूविंग ऑन नेक्स्ट। योर आंसर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। 154 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे तो ये RO से अच्छा पेपर लगा, जिससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे अच्छा ये पेपर मुझे लगा। काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर की फ्रेमिंग की गई है, हर एक तरीका, हर एक अच्छे तरीके से। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर RO का टफ आएगा, ये RO का ईजी आएगा, या ये RO का टफ आएगा, RO का ईजी आएगा। मतलब कुल मिला के मैं तो वही कह गया। तो कुछ भी वॉइस वर्सा हो सकता है, पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है। तो सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है कि
फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब फिर से ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो भी एक्शन आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, शुड डैश योर इंटरेस्ट। अब आपके इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जो भी एक्शन आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पढ़ाई जो करने का नतीजा होना चाहिए कि मेरे इंटरेस्ट को बढ़ाए। अब किसी कहते नहीं, विदाउट एम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपका एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं सेट आपने किया है, तो एम पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर एसएससी का एक टारगेट है ना आपका, सीजीएल का या एसएससी सीजीएल का या सीपीओ का जो भी, तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। बिना इंटरेस्ट, बिना एम के टारगेट सॉरी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो वही सेम मीनिंग यहाँ पर आएगी कि द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, शुड डैश योर इंटरेस्ट। अब हमें देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में ए दे रखा है पीक। अब ए वाले ऑप्शन में पीक, अब ध्यान दीजिएगा सारे जो भी जितने वर्ड दे रखे हैं इन सब का प्रोनाउंसिएशन पीक पीक ही है, बस स्पेलिंग अलग अलग है। तो इन्हें होमोफोन्स कहते हैं, समझिएगा। पीक का मतलब क्या हो जाएगा, पी ई ए की पीक मतलब आपको पता ना, चोटी, शिखर जिसे बोलते हो, क्रेस्ट, या फिर समिट जिसे बोलते हो, टॉप जिसे बोलते हो, क्रेस्ट जिसे बोलते हो, पीक, पी ई ए के पीक वाला, चोटी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड में पी आई क्यू यू ई दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब इसके दो मीनिंग है, पी आई क्यू यू ई पीक। पीक का मतलब होता है एक तो फीलिंग ऑफ इरिटेशन, यानी मनमुटाव की स्थिति, मनमुटाव की फीलिंग, फीलिंग ऑफ इरिटेशन। और दूसरा इसका मीनिंग होता है अराउज। अराउज व्हाट, कुछ ना कुछ तो अराउज करेगा, अराउज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। देखो मीनिंग यहाँ से मिल गई आपका। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अच्छा, कहीं कहीं मैंने देखा है कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर जब चेक कर रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने सी ऑप्शन दे रखा है पीक, जबकि पीक का मतलब होता है झांकना। आपको ना पीक का मतलब कहता है लुक क्विकली और फर्टिवली। फर्टिवली मतलब होती बहुत ही गुपचुप तरीके से, इतने मतलब ऐसे इस नज़र से देखना कि आपको लगे कि आप मतलब कोई किसी और की नज़र आपके ऊपर नहीं है। हम लोग ने बोलते नहीं, बहुत ही चुपचाप तरीके से देख लेना किसी चीज़ को, झांकना जिस टाइप से बोलते हो, तो पीक हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं दे रहा है इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस से यही मीनिंग निकल के आ रही है कि जो भी एक्टिविटी या जो भी एक्शन आप कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट को बूस्ट करे, बढ़ाए, और उस इंटरेस्ट रिलेट उससे उस एक्शन से रिलेटेड हो आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगी वो पी आई क्यू ई पीक हो जाएगा, और पीक इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट ऑप्शन हेयर। डी ऑप्शन पैक का मतलब क्या है, मुझे तो नहीं पता है, इसमें याद भी नहीं आ रहा है क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द एनालॉगी। देखो एनालॉगी भी इसमें आ गई, जबकि ये रीजनिंग का पोर्शन है, फिर भी इसमें इंग्लिश में पूछ लिया एनालॉगी। तो डर्टी का मतलब जैसे अब एनालॉगी का मतलब है जैसे दो वर्ड दे रखे हैं, बाकी दो वर्ड वैसे ही बनाने हमें पड़ेंगे। एनालॉगी का मतलब ये कि ये एक रूपता जैसे बोलते हो। तो डर्टी, डर्टी का मतलब क्या है, फिल्दी, यानी डर्टी का सिनोनिम अगर दे रखा है फिल्दी, हमें यहीं से मीनिंग निकालना है, तो हमें सिली का भी सिनोनिम देखना पड़ेगा। तो डर्टी का अगर सिनोनिम फिल्दी है, बिल्कुल है, क्योंकि डर्टी का भी मतलब गंदा होता है, फिल्दी का मतलब भी गंदा होता है। तो सिली का मतलब क्या होता है, तुच्छ, फ्रेबुलस। अब सही मीनिंग जो हो जाएगी वो फ्रेबुलस हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, फ्रेबुलस। फ्रेबुलस का मतलब क्या हो जाता है, तुच्छ, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, उसे बोलते हैं ना सिली मिस्टेक या फ्रेबुलस मिस्टेक, इस टाइप से वैगिस बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है, मंडेन, व्हाट डू यू मीन बाय मंडेन। मंडेन के दो मीनिंग, मंडेन के कई मीनिंग है, दो नहीं बहुत सारे मीनिंग। एक तो इसका मीनिंग होता है अर्दली, सांसारिक। दूसरा इसका मीनिंग होता है हमड्रम, हमड्रम मतलब कि डल, नीरस, बोरिंग। तो ये मंडेन का मीनिंग हो जाएगा। सीरियस का मीनिंग आपको पता ही है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है और कई बार आपको कन्फ्यूज भी करता है। अभी मैं आपको चीज़ बताऊंगा, क्लियर करूंगा। DISCREET है, DISCREET है डिस्क्रीट। और दोनों, डिस्क्रीट का मतलब होता है बड़े ही केयरफुल होना, बड़ा ही विचारशील होना, जुडिशियस होना, बड़ा ही प्रूडेंट होना। समझिएगा, सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, सॉरी। एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, जिसकी स्पेलिंग होती है DISCREET, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, जिसका मीनिंग मैंने बता दिया। और एक वर्ड होता है इसी के जैसा DISCRETE, फिर से समझ रहा हूँ मैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, DISCRETE। ये इसका ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है,
कई बार ये एक वर्ड दूसरी जगह पर, यानी कि यूजफुल हमारा कौन था, डिस्क्रीट, और उसको दे दिया कौन ने, एग्जामिनर ने, ये वाला डिस्क्रीट, या फिर एक दूसरे की जगह पर किसी और का यूज कर लिया इस टाइप से। तो इन दोनों की मीनिंग समझिएगा। DISCRETE का मतलब होता है सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SEPARAT, सेपरेट। डिस्टिंक्ट कहते हैं इंडिविजुअल, अनअटैच्ड या डिटैच्ड। किसकी मीनिंग है ये, किसके सिनोनिम है, ये सिनोनिम है डिस्क्रीट के। कौन से डिस्क्रीट के, DISCRETE। जरूर नोट करिएगा इन सब वर्ड्स को, जितने मैं ईडीएम बता रहा हूँ। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो पक्का है आप नहीं याद कर पाएंगे, दिमाग से उतर जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया होगा इस सेंटेंस का। 155 का आंसर जो हो जाएगा वो फ्रैबलस हो जाएगा। फ्रैबलस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डर्टी, फिल्दी, सिली, फ्रैबलस। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ये हमें फाइंड करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। आई फाउंड, सेंटेंस की पार्सिंग कर देता हूँ। आई सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, फाउंड व्हाट, फाउंड मेन वर्ब हो गई, फाउंड व्हाट अ पर्स, पर्स हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। लाइंग हमारी जीरेंट यहाँ पर हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। तो कहाँ पर पड़ी हुई, इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में पड़ी हुई। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया हु इट बिलोंग्ड टू। अब यहाँ पर हमें हु नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए एक ऑब्जेक्ट रिपोर्ट। हमें देखो रिलेटिव प्रोनाउन तो चाहिए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज होगा तो हु का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होगा। हालांकि इसका बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ये लोग यहाँ पर आए हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, लेक्चर लेने के लिए नहीं। तो हम पेपर सॉल्व करने नज़रिए से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो वर्ड है वो होम लगना चाहिए। जब भी आपको हो और होम के बारे में आपको समझ में ना आए तो आप समझिए कि क्या, देखो हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है तो वर्ब आई होगी उसकी। तो अगर कोई वर्ब एक्स्ट्रा है तो फिर वहाँ पर हु लगा दीजिए, अगर वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है तो वहाँ पर होम लगा दीजिए। यानी होम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट की आती है, ना कि ऑब्जेक्ट की आती है। तो सेंटेंस को ऐसे, ये तो छोटी सी ट्रिक हो गई, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कहीं कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो सकती है ऐसे में। तो इस सेंटेंस में जो एरर आनी चाहिए वो सर एरर है वो हु इट बिलोंग्ड ना होकर होम इट बिलोंग्ड टू हो जाएगा। होम इट बिलोंग्ड टू, किससे बिलोंग करती थी, होम इट बिलोंग्ड टू। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। 157 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स। यानी कि जो भी हमारी वर्ब्स दे रखी हैं उस वर्ब को ब्रैकेट में यूज करके और सेंटेंस की फ्रेमिंग सही तरीके से करना है, ये सेंटेंस की बात कही जा रही है। तो अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि कंप्लीट प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंशियल डैश। अब देखिए यहाँ पर असेंट, ये वाला असेंट होगा या ASCENT वाला असेंट होगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। असेंट, असेंट इज़ अ मस्ट डैश इन ऑन फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। काफ़ी अच्छा पेपर है। अब आप समझिएगा, अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अब यहाँ पर मीनिंग तो यही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की हामी चाहिए इस लेजिस्लेशन के लिए, कोई लेजिस्लेशन है उसके लिए। तो अब के लिए तो आपको यहाँ पर मीनिंग निकल आएगा, क्योंकि हिंदी आप लोग कुछ लोग निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल में हिंदी से हमें कोई लेना देना तो होता नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश का अपना अलग नज़रिया है, हिंदी का अपना अलग है। तो यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर आएगा, फॉर पर्पज बताता है ना, और मैटर के लिए बताता है, फॉर व्हाट, फॉर। तो फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। अब प्रेसिडेंशियल यहाँ पर एसेंट होगा या कौन सा होगा, तो आंसर तो मैंने टिक कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर। अच्छा, जो भी जितने भी रेड में दे रखे हैं या फिर जिनके आगे मैंने लिख रखा है वो सारे आंसर मैंने ही टिक किए हैं यहाँ से, तो ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब देख लेते हैं इनकी मीनिंग। सबसे पहले ASSENT, एसेंट, असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, हामी, जिसे बोलते हैं अनुमति, हामी, हामी देना, हामी भरना, अनुमति देना, आज्ञा देना। द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट। असेंट, ध्यान दीजिएगा, ASSENT, असेंट। असेंट का मतलब होता है अनुमति या फिर हामी। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो असेंट वर्ड है ASSENT, ये अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, यानी अनुमति देना और अनुमति दोनों इसकी मीनिंग हो जाएंगी। जब वर्ब होगी तो अनुमति देना, जब नाउन होगा तो अनुमति।
तो ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड आता है इसी मिलता जुलता, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी बॉल में, ASCENT। ए असेंट वही असेंट है जो असेंडिंग ऑर्डर वाला होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, आपने सुना होगा, आरोहित आरोहण वाला। तो असेंट, असेंट का मतलब हो जाएगा आरोहण, आरोहण। अब ये नाउन ही है केवल। असेंट, असेंट का मतलब होता है आरोहण, यानी एन एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर चढ़ना, माउंटेन हो गया, हिल पे हो गया, इस टाइप से। तो क्या बोल जाएंगे, असेंट हो जाएगा। अब आप बताइएगा हामी यहाँ चाहिए या माउंटेन के लिए यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए वर्ड चाहिए हमें, तो जाहिर सी बात है मीनिंग आप बता देंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का हामी चाहिए, प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए किसी भी लेजिस्लेशन के लिए। तो किसी भी लेजिस्लेशन के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति बहुत ही मस्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, यही हम कहना चाह रहे हैं और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। एक और वर्ड आपने सुना होगा, एक्सेंट। अब देखो दो वर्ड में अपने यहाँ पर देख ही लिए हैं। एक तो ASSENT, असेंट का मतलब होता है हामी भरना, अनुमति देना, अनुमति। और दूसरा है ASCENT, इसका मतलब होता है आरोहण, ऊपर चढ़ना या चढ़ाई, ठीक है, इसे बोलते हैं। एक तीसरा वर्ड होता है एक्सेंट, इसका स्पेलिंग क्या होती है, ACCENT, एक्सेंट। एक्सेंट सिर्फ और सिर्फ नाउन है, इसका मतलब होता है उच्चारण, फोनेटिक जिसे बोलते हो, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हो, अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज। जैसे मैं बोल दूँ अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट उनके अपने एक्सेंट होते हैं, ब्रिटिश के अपने अपने एक्सेंट होते हैं। तो बोलने के तरीके से बोलते हैं ना उनके। जैसे अमेरिकन में का को खा का बोलते, का नहीं बोलते हैं, खा बोलते हैं। खा इज कमिंग फ्रॉम हलंग, हलंग से खा। तो इसे बोलेंगे वेलकम, तो वेलकम वेलकम, इस टाइप से। तो अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है और ब्रिटिश का एक्सेंट अलग होता है। तो उस एक्सेंट की स्पेलिंग जो होती है वो ACCENT एक्सेंट होती है, इसका मतलब होता है उच्चारण। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 157। 158 कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक जो है आपकी ग्रामर, कहते नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अगर आप, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे RC नहीं करना आ रहा है, मुझे पैरा क्लोज टेस्ट नहीं आ रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, बाकी लोग भी, जैसे मैं यहाँ पर डिस्कशन करा रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कि सर RC आप क्लोज टेस्ट करा दीजिए, उसमें बड़ी दिक्कत है, एक्टिव पैसिव नरेशन में बड़ी दिक्कत है, करा दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब दिक्कतें तभी क्लियर होंगी जब आपके बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको बेहतर पहले से सब चीज़ पता होगी, क्योंकि ये सारी इंग्लिश का, पूरी इंग्लिश का निचोड़ होता है। इसलिए जनरली जो टीचर, कोई भी टीचर है, वो नरेशन या एक्टिव पैसिव या क्लोज टेस्ट सभी पूरी ग्रामर कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ाता है। उसका रीज़न यही होता है कि तब तक आपके सारे रूल्स या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर समझिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव नरेशन और RC पर एग्जाम्पल। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। सेंटेंस देखते हैं। एज द ATM रैन आउट ऑफ, एज द ATM रैन आउट ऑफ, रैन कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन रैन रन। तो एज द ATM रैन आउट ऑफ डैश, द मैनेजर ऑर्डर्ड टू गेट मनी फ्रॉम द डैश टू रिफिल द ATM। अच्छा, अब हमें जैसे सेंस निकल के आ रहा है कि ये जो ATM में था पैसा ख़त्म हो गया था, मैनेजर ने ऑर्डर किया कि पैसा लाया जाए और फिर से भर दिया जाए। अब यहाँ से समझिएगा। अब देखो वर्ड दे रखे हैं दो, कैश कैश, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सेम कैश। कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब नकद। अब ध्यान दीजिएगा, कैश अपने आप में नाउन भी है और वर्ब भी है, याद रखिएगा। कैश, कैश का मतलब होता है मनी इन कॉइन्स और नोट्स, जो CASH है कैश। एक वर्ड होता है कैश, कैश मेमोरी, आपने वर्ड सुना होगा कैश, तो उसे बोलते हैं कैश, कैश CACHE। वो सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो कैश का मतलब क्या हो जाएगा, CASH, कैश का मतलब हो जाएगा मनी इन कॉइन्स और नोट्स, लेकिन CACHE कैश का मतलब हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप, या फिर स्टोर समथिंग इन अ हिडन वे, किसी मतलब गुप्त तरीके से छुपा लेना। बोलते हैं ना मोबाइल में कैश मेमोरी होती है, हर किसी मोबाइल में या हर कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो होती है वो SRAM की एक टाइप होती है। SRAM समझते हो ना आपने, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा होगा तो कैश मेमोरी उसमें बताई जाती है कि किसकी टाइप है। तो SRAM की एक टाइप है, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक टाइप है, जो क्या करती है, अब ये कैश की ज़रूरत क्या पड़ती है, कैश मेमोरी की ज़रूरत क्या पड़ती है सिस्टम में, जो कैश मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है रैम की स्पीड को बूस्टअप करने के, बढ़ाने के लिए। जिस एक्शन को रैम 180 नैनोसेकंड में कर सकता है, उसी एक्शन को
उसी काम को कैश मेमोरी 45 सेकंड में कर लेती है। सोचो कितना 4 गुना टाइम कम कर लेती है। तो कैश मेमोरी होती है ना, कैश मेमोरी एसरैम की एक फॉर्म होती है, एक टाइप होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके लिए। और यूज कहाँ की जाती है, तो आप अगर अपने बता दो ना, अगर आपने ढंग से कंप्यूटर पढ़ा हो तो ये जो कैश मेमोरी है ये हमारी डी रैम और सी पी यू के बीच में यूज होती है। समझिएगा, डी रैम डायनामिक रैम वाले ना, डी रैम और सी पी यू के बीच में कैश मेमोरी यूज की जाती है बफर के रूप में, बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, इसलिए। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब आप समझिएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो एज द एटीएम रैन आउट ऑफ कैश, कौन सा कैश, CASH कैश, कैश खत्म हो गया, यहाँ पर नगद पैसे सब खत्म हो गया। द मैनेजर ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम द कैश है, बिल्कुल। अब देखो कैश यहाँ पर, जहाँ पर पैसा रखा गया, खजाना जिसे बोलते हो, कैश। तो कैश यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। 159 रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इस चीज़ को। वेरी हैवी रेन, बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज़ी से बारिश होना, उसे बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कई बार एग्जामिनर इसे बोल देता है रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, याद रखिएगा वो गलत हो जाएगा, लाइक प्रपोजिशन गलत हो जाएगा, यहाँ पर अननेसेसरी यूज हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो एरर हो, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो अ हैवी रेन हो जाएगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। 160 में क्या कह रहा है, 160 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेज डिस्क्राइब्स समवन हु कम्स अप विथ अ काउंटर आर्गूमेंट कॉन्ट्ररी टू व्हाट अदर पीपल हैव बीन सेइंग, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी के विरोध में ये जानते हुए कि वो हम गलत हैं, मतलब किसी गलत एक्शन का सपोर्ट करे, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, डेविल जानते हो ना, दुष्ट, उसे उसका समर्थन करना, तो डेविल्स एडवोकेट समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान है, डेविल्स एडवोकेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें क्या है, ई मिडनाइट्स चिल्ड्रन है, तो ये तो बुक का नाम है, नोवेल का नाम है, ये तो नोवेल है, किसका नोवेल है, सलमान रश्दी का है भाई, याद रखिएगा। मिडनाइट्स चिल्ड्रन ये सलमान रश्दी का नोवेल है, याद रखिएगा। एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर डार्क शीप या फिर ब्लैक शीप, ये कहा जाए तो इसका मतलब होता है बहुत ही बैड पर्सन, बुरा आदमी। बोलते नहीं, तुम बहुत ही डार्क शीप हो हमारे घर के, बहुत ही बुरे आदमी हो, कोई काम न धंधा कुछ नहीं करते हो, तो इस टाइप से। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सैटन्स स्वॉर्ड। सैटन्स स्वॉर्ड जानते हो ना, सैटन्स स्वॉर्ड शैतान की तलवार, ये तो मीनिंग कोई नहीं दे रहा है, सैटन्स स्वॉर्ड। डार्क शीप से एक वर्ड हमें याद आ गया, एक ईडियम आ जाती है, कभी कभी पूछी जाती है एग्जामिनर में, अ डार्क हॉर्स। हॉर्स घोड़ा वाला हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, छुपा रिस्तम, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही छुपा रिस्तम निकला, वो गाना याद आ गया, तू निकला बड़ा छुपा रिस्तम, तो उससे भी है ना, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रिस्तम। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी आपको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये जीत जाएगा, फिर भी वो जीत गया, उसे बोलते हैं बड़े यार तुम तो छुपा रुस्तम निकले। क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, उसे बोलेंगे अ डार्क हॉर्स। याद रखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे जो रेलेवेंट वर्ड है मुझे जो याद आए वो आपको बताता चलूँ, इससे आपका थोड़ा भला हो जाए। हाँ, भला ही कहेंगे, क्योंकि पेपर सोल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएगा लेकिन डिटेल में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है और ये हमें बताना है। तो मिलेनियम आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मिलेनियम की स्पेलिंग सभी को पता होगी। स्पेलिंग कैसे तैयार करें सर, स्पेलिंग तैयार करिए आप लिख कर, रफ पे लिख कर एक वर्ड को 5 बार 6 बार लिखिए, जो आपको टफ लग रहा है। मिलेनियम याद रखिएगा, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसे बोलते हैं मिलेनियम। तो उसे इसी से मिलता जुलता मिल के बना वर्ड है मिलेनियर जिस ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MILLIONAIRE, मिलेनियर जैसे बोलते हैं ना, तो उसे याद रखिएगा। सो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने के लिए था नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। मिलेनियम की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो सी वाली हो जाएगी, MILLENNIUM। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। 162 में क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन फिलो आर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल सेंटेंस। अच्छा, एक ही सेंटेंस के पार्ट्स दे रखे हैं
और वो जम्बल्ड दे रखे हैं। जम्बल्ड है, बड़ा ही आसान है। अब देखिए सेंटेंस में जम्बल्ड क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि टुनाइट द कपल विल होस्ट। बिल्कुल सही। हमें एक देखो, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपको जम्बल्ड करना हो तो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस ढूंढा करिए जो इस सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट हो और वो इससे पहले किसी उसके बारे में कहीं और चर्चा ना की गई हो, तो वो अपना एक स्टैंड एलोन सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो बाकी सारे ऑप्शन से तो कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर एन जो है यही हमारा मेन स्टैंड एलोन सेंटेंस है। टुनाइट द कपल विल होस्ट। टुनाइट आज की रात, द कपल विल होस्ट आज की रात जो है वो जो कपल हैं, वो जो युगल हैं, वो कुछ होस्ट करेंगे। क्या होस्ट करेंगे? पार्टी होस्ट करेंगे, बिल्कुल। रिसेप्शन होस्ट करेंगे, कुछ होस्ट करेंगे, किसी का चीज़ का ऑर्गेनाइज करेंगे। तो टुनाइट द कपल विल होस्ट व्हाट? अ रिसेप्शन। व्हाट का होस्ट एक ट्रांसिटिव वर्ब है ना, तो हमें पता चल गया व्हाट आंसर दे रहा है कौन सा? अ रिसेप्शन हमें मिल गया। एन के बाद क्या आएगा? यानी के इज़ गोइंग टू फॉलो एन। एन के बाद जो आ जाएगा के आ जाएगा। एन के किस में है? ऑप्शन नंबर सी और डी में, दो में है, बाकी तो हमारे गलत हो गए। ठीक है, तो एन के बाद अब देखो, अ रिसेप्शन विच विल बी अटेंडेड बाय हुम? अटेंडेड बाई हुम? अ होस्ट ऑफ सेलिब्रिटी। अब देखो अ होस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज़, यहाँ पर होस्ट और वहाँ पर होस्ट, यानी एन वाला होस्ट और एम वाला होस्ट दोनों में अंतर है। एन वाला होस्ट जो है वो वर्ब बन रहा है, एम वाला होस्ट आ होस्ट दे रखा है, यहाँ पर वो नाउन बन रहा है, ग्रुप बन रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अभी यही होता है आपका कॉन्सेप्ट सब चीज़ें। तो अब देखिए एन के एम एल इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आज की रात जो युगल है वो एक रिसेप्शन पार्टी होस्ट करने जा रहे हैं और उसको अटेंड करने वाले जो होंगे वो सेलिब्रिटीज़ होंगे। कहाँ से सेलिब्रिटीज़ होंगे? फ्रॉम द फिल्म एंड स्पोर्ट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। तो स्पोर्ट्स और फिल्म फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, वो जो सेलिब्रिटी हैं, वो अटेंड करने वाले हैं आज की रात जो हमारे कपल भाई साहब रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसमें। तो ये हमारा जो NKML है इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बड़ा ही जंबल अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई, शाम को समय यानी संध्या के समय दी जाने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं? हालांकि ये जो पार्टी है इसे पार्टी नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये बहुत ही ग्रैंड पार्टी है और इसमें सारी व्यवस्थाएं होती है, लिकर हर चीज़ की, मतलब सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जो भी आप जितना भी एज्यूम कर लो, जिस चीज़ को आप एज्यूम कर लो वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। उसे बोलते हैं एन इवनिंग पार्टी और गैदरिंग टिपिकली इन अ प्राइवेट हाउस, या फिर ऐसे बोल सकते हो फैंसी इवनिंग पार्टी। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोयरे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सोयरे कई बार पूछा गया है, SOIREE। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है, SOIREE। सोयरे का मतलब होता है एन इवनिंग पार्टी और गैदरिंग टिपिकली इन अ प्राइवेट हाउस, या फिर इसे बोलते हैं फैंसी इवनिंग पार्टी। याद रखिएगा इस चीज़ को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। 163 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। एक ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो सही तरीके से स्पेल्ट किया गया हो। अब देखो ये वर्ड जैसे है वेल वेदर, अब बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा तो फिर शायद पढ़ा ही है, इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत ही मुझे लगता है किसी न किसी स्टोरी का है। पेपर में तो कभी नहीं आया, किसी न्यूज़पेपर में तो ये आज तक वर्ड नहीं आया। किसी न्यूज़पेपर में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन द हिंदू में तो नहीं आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो नहीं आया ये वर्ड। तो ये वेल वेदर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? अब ये स्टोरीज का वर्ड हो सकता है, इंपॉर्टेंट है तभी तो पूछा गया एग्जाम में। तो वेल वेदर का मतलब क्या होता है? अब वेदर का मतलब तो हमें पता था, हमें तो अब आंसर पता है इसका। वेदर का मतलब हमें पता था, वेदर का मतलब होता है जो सीप में जो मेल होता है उसे बोलते हैं वेदर, ध्यान दीजिएगा। हालांकि बेल वेदर का मतलब हो जाएगा लीडर, यानी भेड़ियों का जो राजा होता है उसे बोलते हैं लीडर। इसे बोलते हैं पेस मेकर, या फिर ट्रेंड सेटर उसे बोलते हैं, ट्रेंड सेटर। तो ट्रेंड सेटर भी बोल सकते हैं, लीडर बोल सकते हैं। बेल वेदर की स्पेलिंग जो हो जाएगी वो BELLWETHER हो जाएगी, बेल वेदर। एक्चुअली में वेदर जो है वो लैटिन वर्ड है, बहुत दूर से बन के आया है, कई बार कई रूपों में मिल कर जाके बेल वेदर बना है। तो वेल वेदर का मतलब क्या हो जाएगा? बेल वेदर का मतलब हो जाएगा अ लीडर ऑफ फ्लॉक ऑफ शीप, अ लीडर ऑफ द फ्लॉक ऑफ शीप। अब ध्यान दीजिएगा, जो शीप होता है, जो गोट्स होते हैं, इनके जो ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, याद रखिएगा चीज़ों को, है ना। जैसे उल्लुओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? ये सिर्फ याद करने के लिए है, लिटरली मतलब इसे माइंड मत करिएगा।
पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद या जो भी हैं, वो सब उल्लू हैं। तो कैसे याद रखेंगे? पार्लियामेंट के ग्रुप, सॉरी, उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलेंगे। ऐसे भी और याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, याद करने के कई तरीके हैं। तो हमें तो याद रखना है, बाकी हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उसमें। आगे बढ़ते हैं। 164 क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। गिवन ईडियम टू टाई द नॉट हमने वही बता दिया है, गेट मैरिड। अभी इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टू टाई द नॉट, गेट मैरिड, शादी के बंधन में बंधना, उसे बोलते हैं टू टाई द नॉट, गेट मैरिड। वेल वेदर के लिए हम कई बार यूज़ कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। वेल वेदर हम यूज कर लेंगे अपने पर, मतलब हम किसी ऐसे इंसान के लिए भी यूज कर लेंगे जो बहुत ही अग्रणी हो किसी चीज़ में। जैसे मैं बोलूँ मेरे घर में मेरा भाई, ही इज़ अ वेल वेदर ऑफ फैशन इन माई फैमिली। वेल वेदर ऑफ अ फैशन, ही इज़ अ वेल वेदर ऑफ फैशन इन माई फैमिली। मेरे घर परिवार में वो जो है वो वेल वेदर है फैशन का, यानी कि बहुत ही अग्रणी है, बहुत ही ना लीडर है। सबसे पहले फैशन के रूप में वही सबसे पहले पहनता है जो चीज़ आती है, इस टाइप से। तो ये पॉजिटिव में भी यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा। हमेशा नहीं कि भेड़ियों का राजा की हो, अपने लिए भी यूज कर सकते हो, किसी सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164 तो हो गया हमें, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टू टाई द नॉट, गेट मैरिड, शादी के बंधन में बढ़ जाना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू टाई द नॉट soon, very soon, and I am going to attend this party. 165 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में जो वर्ड दे रखे हैं उसके पार्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। माई गाइड डैश मी इफ़ आई वॉन्टेड टू मीट दिस पीपल आई वुड हैव टू वॉक 2 miles। अब हमें सब कुछ पता ही चल गया कि नरेशन का है। नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग आई वॉन्टेड दे रखा है, पास्ट की बात है तो जाहिर सी बात है पास्ट ही की रखा होगा आंसर। बहुत ही आंसर आसान है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हेयर। टोल्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है थोड़े थोड़े वीडियो बनाएं, छोटे छोटे वीडियो बनाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा है। तो आज 165 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट 166 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए छोटा सा वीडियो बनाते हैं इतना, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और पसंद आया, अगर आए वीडियो को पसंद आया अगर, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, जिससे उम्मीदें बनी रहती हैं। तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, वीडियो को ऐसे ही मत देख लिया करो, कुछ भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करो अपना। तो लाइक कर दिया करो, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा या ख़राब जो भी आपको कहना है कर दिया करो, ज़रूर कर दिया करो। तो आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो आगे 166 से बनाएंगे। उम्मीद है पसंद आएगा, कोशिश करूँगा जब तक पेपर 1 महीने के अंदर हो। 1 महीने अभी टाइम हमारे पास है, 1 महीने में हम सारे पेपर जितने हैं 2014-15 तक जितने हैं सब करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, है ना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।